अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक यस या थम्स अप भेज दीजिए मुझे क्विकली एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सबको? So first of all, a very, very happy Children's Day to all my children, to all my Nadan Parindo, to all my Yakinians. God bless you all. ईश्वर करे कि आपके अंदर का जो चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब बच्चे कैसे होते हैं? इनोसेंस होता है उनमें, प्रेम होता है, नॉन जजमेंटल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी क्वालिटी जो मैं बच्चों से सीखती हूं हमेशा, वो होती है रेजिलियंस की। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, गिरता है लेकिन रुकता नहीं है, फिर चलता है। साइकिल चलाना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं और फिर चलते हैं। तो बस ऐसे ही आप सबको भी लाइफ में कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। बच्चों से सीखो कैसे हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं और चलते रहते हैं। जस्ट कीप लर्निंग, जस्ट कीप मूविंग। मार्क्स लो हो रहे हैं, मार्क्स स्टक हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो, लेकिन फिर उठ खड़े हो, फिर दोबारा उठ खड़े हो। ठीक है? सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज बिल्कुल जी हाँ, शादी के लिए हम तैयार हैं। बैंड बाजा बारात तैयार है, पंडित जी तैयार है, मंडप लग चुका है, दूल्हा दुल्हन बन चुके हैं। तो आज हम शादी करवाएंगे। आज हम लेक्चर नंबर 5 पर आ गए हैं। आज तो आशीर्वाद लेने की बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि ऐसे ही कहीं गड़बड़ शादी ना हो जाए, सही शादी होनी चाहिए। तो चलिए आइए सभी, जरा चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता से, बायोलॉजी मैया से। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ना है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा था और oogenesis की हमने बात की थी। आज हम इस कहानी को ऑफ कोर्स आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक सेकंड दीजिए प्लीज मुझे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट, इम्यूनिटी बूस्टर दिया था। मैंने आपके लिए वो हाथ से भी बना दिया है। एक बार हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? जिसको बनाना हो वो बना सकता है, कोई बात नहीं। oogenesis स्टार्ट हो गया है बिफोर बर्थ। मैं रिवाइज करवा रही हूं। बर्थ के पहले ही 7 मिलियन, एनसीईआरटी में लिखा है कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड। नाउ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। अब ये oogonia से oogonia बनने का काम, यानी प्राइमरी जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, वो खत्म हो चुका है यूट्रस के अंदर। और उससे प्राइमरी oocyte बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ वो भी कंप्लीट हो चुका है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। और वो मियोसिस 1 स्टार्ट करके, यानी मैचुरेशन भी स्टार्ट हो चुका है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और डिप्लोटीन मियोसिस 1 में आके अटक गया है। सबसे पहले उसके चारों तरफ, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ सिंपल स्क्वैमस फॉलिकुलर सेल्स की लेयर होगी, जिसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहा था, जिसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है। बर्थ पर ये करीब 2 मिलियन होते हैं पर ओवरी, पर प्यूबर्टी तक आते आते ये 2 लाख हो जाते हैं पर ओवरी। अब प्यूबर्टी जब स्टार्ट होगी तो एफएसएच हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो इन्हें ग्रो करवाएगा। तो सबसे पहले जो सिंपल फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स हैं वो सिंपल क्यूबॉइडल हो जाएंगे। प्राइमरी oocyte अभी भी अटका हुआ है प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में। प्यूबर्टी पर 60,000 से 80,000 पर ओवरी प्राइमरी फॉलिकल है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बर्थ पर भी यही होते हैं। अब हर महीने 8-10 प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करेंगे एफएसएच के अंडर, और उनमें से 2 से 3 सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगे, बाकी मरते जाएंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में अब मल्टी लेयर्ड ग्रैन्युलोसा सेल्स हो जाएंगे और एक थीका लेयर बन जाएगी। बट अभी भी प्राइमरी oocyte अटका हुआ है वही डिप्लोटीन प्रोफेज 1 में। यानी हर महीने प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी oocyte एक लार्ज और एक छुटकू सी टाइनी पोलर बॉडी फॉर्म होगी।
अब एफएसएच के ही अंडर हर महीने ये जो 2-3 सेकेंडरी फॉलिकल है, इनमें से एक, बाकी मर जाएंगे, एक बनेगा टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जब बनेगा, अभी भी मल्टी लेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स हैं, थीका में इंटरना एक्सटर्ना बन जाएगी, और जब पानी के छींटे डालेंगे यानी फ्लूइड फिल्ड एंट्रम बनेगी तो ये जागेगी और प्राइमरी ऊसाइट अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी ऊसाइट और टाइनी पोलर बॉडी बनेगी। हर महीने एक सेकेंडरी ऊसाइट और एक टाइनी पोलर बॉडी बनेगी, और ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा और मेटाफेज 2 में आके अटका दिया जाएगा। ये सब टर्शरी फॉलिकल में हमें दिखाई देगा सेकेंडरी ऊसाइट, और ये सेकेंडरी ऊसाइट अपनी पक्की सहेली ए सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन की जोना पेल्यूसिडा लेयर प्रोड्यूस कर देगी चारों तरफ। अब एफएसएच के ही अंडर और ग्रोथ होगी, तो यही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, जहां पर जोना के आसपास में कुछ फॉलिकुलर सेल्स को हम स्पेशल नाम देंगे कोरोना रेडिएटा। तो सेकेंडरी ऊसाइट है जो मेटाफेज 2 में अटका हुआ है, और उसके आसपास में ग्लाइकोप्रोटीन की जोना पेल्यूसिडा है, और उसके आसपास में फ्यू लेयर्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है। ये सारा काम एफएसएच ने करवाया है, और इन्हीं फॉलिकुलर सेल से ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम को मोटा कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, घर की तैयारी कर रहा है। अब लड़की ने बुलाया एलएच अंकल को, यानी सडन इंक्रीज इन एलएच, यानी एलएच सर्ज हुआ। एलएच ने आते ही इनका घर तोड़ दिया, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करा दिया और लड़की भगा दी, यानी ओव्यूलेशन हो गया। तो सेकेंडरी ऊसाइट प्लस जोना प्लस कोरोना घर से भाग गई, उसे फिम्बरी ने पकड़ा, इनफंडिबुलम पार्ट में डाला, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पे आया और एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर आकर राजकुमार का कर रही है इंतजार। मम्मी पापा ने बहुत डांट लगाई एलएच अंकल की। एलएच अंकल को भी बहुत दुख हुआ, ग्लानि हुई। उन्होंने कहा देखो अपनी परवरिश पर भरोसा है, अपनी लड़की पर भरोसा है, शादी कर कर वो उसी घर में आएगी, चलो आओ हम मिलकर इस घर को बनाते हैं। तो कहानी में क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है बेटा, ये एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब पर स्पर्म का इंतजार कर रही है। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, अगर राजकुमार नहीं आया बेटा, तो ये घर वापस नहीं जा पाएगी। इसको लगेगा मैं क्या मुंह दिखाऊं मम्मी पापा को, तो ये वही डीजेनरेट हो जाएगी। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, मम्मी पापा के पास हमेशा वापस लौट कर जाना चाहिए, ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये डीजेनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म की एंट्री हुई तो सेकेंडरी ऊसाइट जो मेटाफेज 2 में अटकी हुई है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। एनाफेज 2, टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2 अनइक्वल, तो एक बड़ा सा ओवम और एक छुटकू सी सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी, यानी ये बन गया ओवम। बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी हर महीने बनती है, लेकिन सेकेंड पोलर बॉडी सिर्फ उसी महीने बनेगी जब प्रेगनेंसी होती है। मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ाया था, तो ऊगोनिया से ऊगोनिया मल्टीप्लिकेशन फेज, ऊगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट ग्रोथ फेज, और प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट और ओवम यानी मैचुरेशन फेज। इसमें से मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज कंप्लीट हो चुका है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मैचुरेशन फेज स्टार्ट हुआ था एम्ब्रियोनिक लाइफ में। प्यूबर्टी के बाद से हर महीने एक सेकेंडरी ऊसाइट, एक पोलर बॉडी बनेगी, और जिस महीने फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, उस महीने एक ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी। यहां तक सबको क्लियर है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क अच्छे से कर लिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के डिफरेंसेस लिख लिए हैं और लिखते में उन्हें समझ भी आ गए हैं? जरा मुझे मी लिखकर भेज दीजिए। मैंने अभी सिर्फ इतना पढ़ाया था बेटा आपको, बाकी मैंने नहीं पढ़ाया है। बाकी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। चलो बहुत बढ़िया। आइए चलिए इस बात को हम पहले लिख लेते हैं, लिखिए प्लीज लिखिए, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। सो सेकेंडरी ऊसाइट
and first polar body. Secondary oocyte and first polar body are formed every month. Are formed every month. प्यूबर्टी के बाद से बेटा हर महीने बनेगा, क्योंकि हर महीने टर्शरी फॉलिकल बनता है, हर महीने टर्शरी फॉलिकल बनता है इनसाइड ओवरी, उसमें भी कहां पे, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, इनसाइड ओवरी आफ्टर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के पहले तक केवल प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी oocyte है. प्यूबर्टी के बाद से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और जब टर्शरी बनेगा तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेंगे हर महीने इनसाइड ओवरी, टर्शरी फॉलिकल. लेकिन जो ओवम बनेगा, फीमेल गैमीट फाइनली, और उसके साथ एक छुटकू सी सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, वो तभी बनेगी जब स्पर्म एंट्री करेगा. फॉर्म्ड ओनली इफ फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी अकर्स. बेटा हो सकता है आगे जाके एबॉर्शन हो जाए, जरूरी नहीं है डिलीवरी हो, लेकिन अगर स्पर्म एंटर कर गया तो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी तो पक्का बन जाएगी, ये बात तो तय है. ओनली इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, केवल उसी महीने. नाउ हमने पढ़ा था कि मियोसिस 1 हो चाहे मियोसिस 2 हो, दोनों में ही अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ था. अब ऐसा क्यों होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी ने हमसे पूछा भी है. सुनिए, एक्चुअली होता क्या है, जो जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट, वो कैसे बनेगा बेटा, बनाना मत आप, ओवम और स्पर्म से बनेगा. अब बेटा स्पर्म तो बहुत दूर से आ रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, फिर वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब. इसका वेट कम होना चाहिए, इसका वजन कम होना चाहिए, इसका साइटोप्लाज्म भी बहुत कम होता है, हमने पढ़ा था, ऑर्गेनेल्स भी बहुत कम होते हैं जो काम के हैं. तो जाइगोट के अंदर जो मेन बल्क आएगा सारा साइटोप्लाज्म का, ऑर्गेनेल्स का, वो ओवम्स के थ्रू कंट्रीब्यूशन होता है. यानी हम चाहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल तो आधा आधा हो, इसीलिए मियोसिस तो करना है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक बल्क जो है वो सारा का सारा ओवम तक पहुंचे. इसीलिए जब सेकेंडरी oocyte बनाया तो भी छोटी सी पोलर बॉडी बनाई, उसे बहुत कम साइटोप्लाज्म मिला, मेनली सेकेंडरी oocyte को मिला, और उससे भी जब ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनाई तो सेकेंड पोलर बॉडी को बहुत कम साइटोप्लाज्म दिया, मेन सारा ओवम में आया ताकि वो सब जाइगोट में पहुंचे. आप पूछ सकते हो कि गुरुमा फिर डिवीजन करने की जरूरत ही क्या थी, प्राइमरी oocyte यूं ही कन्वर्ट हो जाता. बेटा अगर यूं ही कन्वर्ट हो जाता, अगर मियोसिस 1 नहीं होता तो क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, तो फिर ओवम में 46 क्रोमोसोम होते, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते, तो जाइगोट में 69 क्रोमोसोम होते, और अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता तो वो इंसान का बच्चा नहीं बनता, ना जाने कौन सी स्पीशीज बनती. तो मियोसिस तो जरूरी है, क्रोमोसोम नंबर हाफ करना है, इसीलिए पोलर बॉडीज भी बन रही है. सेकेंड सेल तो बनेगा जब भी मियोसिस 1 हो चाहे मियोसिस 2 हो, लेकिन साइटोप्लाज्मिक बल्क जो है वो सारा का सारा एक ही सेल की तरफ डाइवर्टेड रहेगा. इट हेल्प्स टू रिटेन बल्क या मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. अनइक्वल डिवीजन हेल्प्स टू रिटेन bulk or most of the cytoplasm in female gamete, यानी ovum, ultimately in ovum, which is passed on to zygote, जब fertilization होगा, which is passed on to zygote, because sperm contains very less amount of cytoplasm, because sperm contains very less amount of cytoplasm. स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछा गया है और ये उसका आंसर है. अनइक्वल डिवीजन क्यों होता है, ताकि ज्यादातर साइटोप्लाज्म फीमेल गैमीट में आए, क्योंकि वही जाइगोट के पास जाएगा, क्योंकि स्पर्म के पास बहुत लेस अमाउंट में होता है. बेटा वो 2 पेजेस तो कंप्लीट हो गए ना, वो फ्लो चार्ट बना लिया था, अब जहां भी जगह है वहां लिख लो आप. चलिए अब ध्यान से सुनो,
इतना समझ आ गया। इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे जाकर। यानी इस डायग्राम पर आओ, एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करो सब लोग। एवरीबडी प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। चैट्स नहीं दिख रही हैं क्यों बेटा? हाँ स्टार्ट है ये तो। चल प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। सबसे पहले oogonia से oogonia बने, माइटोसिस मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर वो डिफरेंशिएट ग्रोथ होकर प्राइमरी oocyte बनाएंगे। पर ये सब फीटल लाइफ में ही हो रहा है, बर्थ के पहले ही हो रहा है। प्राइमरी oocyte ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू भी कर दिया, यानी बर्थ पे भी हमें प्राइमरी oocyte मिलेंगे, पर डिप्लोटीन प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अटके हुए। अब पूरे बचपन में, चाइल्डहुड में यही प्राइमरी oocyte रहेंगे, प्यूबर्टी तक भी यही रहेंगे। प्यूबर्टी आने पर जब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल उससे टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, तब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। और फिर एलएच के कारण ओव्यूलेशन होने वाला है, तो ओव्यूलेशन के ठीक पहले ही तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया है, मेटाफेज 2 में अटक गया है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना, फिर एलएच अंकल को बुलाया, उन्होंने ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा, लड़की घर से भागी, यानी एवोल्यूशन। तो ओव्यूलेशन के पहले फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गया है, जिससे 1 बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बन गया है और 1 छुटकू सी पोलर बॉडी बन गई है हर महीने। अब ये सेकेंडरी oocyte जोना कोरोना के साथ फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, और अगर स्पर्म की एंट्री हुई तो इससे एक बड़ा सा ओवम बन जाएगा और एक छोटू सी सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। यानी प्यूबर्टी तक हमें प्राइमरी oocyte ही दिखेगा, प्यूबर्टी के बाद हर महीने सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, और अगर स्पर्म की एंट्री हुई तो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ये मीनोपॉज तक कहानी चलेगी। जैसे ही मीनोपॉज आएगा, जिस दिन वो प्राइमोडियल फॉलिकल्स का स्टॉक खत्म हो जाएगा, जो वो बच्ची पैदा हुई थी अपने साथ लेकर, प्यूबर्टी पर ही हमें पता है बेटा केवल 60,000 से 80,000 पर ओवरी प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं, और उसमें हर महीने 8-10 फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, जिनमें से एक ही टर्शियरी ग्राफियन बन रहा है, बाकी मरते जा रहे हैं। तो हर महीने ऑलरेडी 8 से 9 फॉलिकल्स मरते जा रहे हैं बेटा। तो जिस दिन ये स्टॉक खत्म होगा, अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, मीनोपॉज आ जाएगा। इसमें से अगेन जो oogonia है और प्राइमरी oocyte है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, और सेकेंडरी oocyte, ओवम और दोनों पोलर बॉडीज, ये सब में 23 क्रोमोसोम्स है, हैप्लॉइड है, हम जानते हैं। क्लियर हो गया ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से एवरीबडी? चलिए अब क्या होता है, अब क्या होता है आइए समझते हैं। अब बेटा वो एलएच अंकल जो है वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन एलएच अंकल ने क्या बोला है, देखो लड़की तो भाग गई है, अलग कहानी चलेगी, अभी बताएंगे फैलोपियन ट्यूब में। एलएच अंकल ने अब पूरी जिम्मेदारी मम्मी पापा के साथ उठाई है। बेटा ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया था ना, रप्चर, इसे फिर से इन्होंने मिलकर बनाया, ये बनाया मिलकर। इसके अंदर कौन से सेल्स हैं बेटा? इसके अंदर फॉलिक्यूलर सेल्स ही तो हैं, वही रप्चर हो गए थे, तो कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स से मिलकर ये बना, और फॉलिक्यूलर सेल्स ईस्ट्रोजन बनाते हैं, तो ये भी ईस्ट्रोजन बनाएंगे, ताकि और थोड़ा मोटा कर दें यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, घर को। और साथ में अब ये उस घर के अंदर खाना पीना भी रखवा देंगे। यानी ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये इसके जो सेल्स हैं वही फॉलिक्यूलर सेल्स, वो एक और हार्मोन बनाएंगे जिसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अभी तक नहीं निकला बेटा, अभी तक फॉलिक्यूलर सेल्स केवल ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे बिफोर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन हो गया, ये नया स्ट्रक्चर बना, ईस्ट्रोजन अब थोड़ा सा निकलेगा, बट अब मेन प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा ढेर सारा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, वो जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं, तो मान लो वो ऐसा सेल है नॉर्मल, अब वो उसे ऐसा ग्लैंड की तरह बना देगा। ग्लैंड यानी वो खाना पीना बनाने लग जाएंगे, क्योंकि जब लड़की की अगर शादी हुई, यानी स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ वो यूट्रस में ही आएगा, और उसे एंडोमेट्रियम में धसना है, जिसे हमने इम्प्लांटेशन कहा था। तो उसे खाना पीना चाहिएगा,
अभी प्लेसेंटा नहीं बना, मदर की बॉडी से नहीं मिल रहा, तो कैसे मिलेगा? यही जो मदर की बॉडी में यूट्रस में एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं, ये खाना पीना देंगे। इसे बोलते हैं कि एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी हो गई। ईस्ट्रोजन ने प्रोलिफरेट किया था, यानी उनका नंबर इंक्रीज किया था, एंडोमेट्रियम को मोटा किया था, थिक किया था। प्रोजेस्टेरॉन ने उसे सिक्रीटरी बना दिया। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन भी लिटिल लिटिल बना रहा है और लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना रहा है। और जो हार्मोन बनाता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। ये ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये बना है कॉर्पस ल्यूटियम। इसे किसने बनवाया है? पूरी जिम्मेदारी ली है बेटा एलएच अंकल ने। एलएच अंकल ही इसे फॉर्म भी करेंगे और एलएच अंकल ही इसे मेंटेन भी करेंगे। दोनों काम एलएच अंकल करवाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम, आइए चलिए इसके बारे में लिखते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, लड़की की बात बाद में करेंगे जो भाग के गई है। कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम वर्ड का मतलब येलो होता है, येलो कलर की बॉडी है, पीले पीले रंग का होता है, येलो बॉडी। ये कब बना है? जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था। सो फॉर्म्ड बाय रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था, तो उसी रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो है वही कन्वर्ट हो गया है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। इसे अब जिम्मेदारी कौन ले रहा है बनाने की? किसने बनाया, किसने मेंटेन किया? एलएच अंकल ने, जिनने लड़की भगाई है। तो जो ओव्यूलेशन करवाएगा वही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस करेगा। ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है बेटा, इसके सेल्स जो हैं वो हार्मोन्स बना रहे हैं, हार्मोन्स, ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। एंड दिस सिक्रीट्स क्या क्या सिक्रीट करता है बेटा? नंबर वन ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन। अभी तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का नामो निशान नहीं था। यही तो हमने बात की थी कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों ओवरी में बनते हैं। तो सही बात है ना बेटा, ईस्ट्रोजन तो पूरा फॉलिकल्स बना ही रहे हैं, अभी ये भी बनाएगा, ये सब ओवरी के अंदर ही तो है। और कॉर्पस ल्यूटियम भी तो ओवरी के अंदर ही बना है, वहीं से तो प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है। तो लॉट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लिटिल ईस्ट्रोजन। बेटा यहां से एक और हार्मोन बनेगा जब प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी के आखिरी में, जिसे रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये सब हार्मोन्स ही हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये क्या करता है बेटा, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस पढ़ाया था मैंने मस्कुलर सिस्टम में, दोनों प्यूबिक बोन्स, यहां लिगामेंट्स होते हैं, इन्हें थोड़ा रिलैक्स कर देता है ताकि वेजाइना के थ्रू डिलीवरी इजी हो जाए। ये जो पेल्विक एरिया थोड़ा सा वाइडन हो जाए, चौड़ा हो जाए, रिलैक्स कर देता है, इसीलिए रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, दिस मेक्स जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, जो मोटी हो चुकी है ऑलरेडी, मोटा किसने किया बेटा? थिक किसने किया? प्रोलिफरेट किसने किया? ईस्ट्रोजन ने किया। ये उसे सिक्रीटरी बनाएगा, सिक्रीटरी। स्टूडेंट्स, आप लोग जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे गायनेक में, तब आप लोग ये बात को पढ़ेंगे, समझेंगे कि अगर ईस्ट्रोजन कम बन रहा है ना बॉडी में और प्रोजेस्टेरॉन बढ़िया भी निकले, तो प्रोजेस्टेरॉन किसी काम का नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तभी एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी बनाता है जब ईस्ट्रोजन उसे मोटा कर दे। तो अगर बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं तो या तो एंडोमेट्रियम थिक हो ही नहीं पा रही है, इसीलिए इम्प्लांटेशन ही नहीं हो रहा, तो वहां एबॉर्शन नहीं होगा, वहां तो मतलब प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी, चिपक ही नहीं पाएगा जो एम्ब्रियो है।
और अगर चिपक गया, एंडोमेट्रियम अच्छा मोटी हो रही है, ईस्ट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट बहुत बढ़िया है, पर अगर प्रोजेस्टेरॉन कम बनेगा, वो सिक्रीटरी नहीं होगी, तो थोड़े दिन में वो टिक नहीं पाएगा, वो एबॉर्शन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम झड़ जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, एबॉर्शन हो जाएगा। यानी प्रेगनेंसी को यही मेंटेन करवाता है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी हार्मोन। मैं आपको एक रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात बताती हूं। हमारे पास जब कोई कपल आता है जिसके वाइफ को मल्टीपल टाइम्स अबॉर्शन की हिस्ट्री है, बार बार वो ऐसा बोलता है, बार बार पीरियड्स, मतलब दिन चढ़ते हैं ऐसे बोलते हैं, मतलब पीरियड्स मिस होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, वो पॉजिटिव आता है, पर फिर 10 दिन 15 दिन बाद अपने आप ब्लीडिंग हो जाती है और एबॉर्शन हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले, मैं सिखाऊंगी क्यों, डे 21 पर उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल टेस्ट करवाते हैं ब्लड के अंदर, और वो लो आते हैं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स लो अगर होंगे तो एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी नहीं बनेगी, तो अगर इंप्लांटेशन हो भी गया तो वो स्टे नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा और एबॉर्शन हो जाएगा। अब नेचुरली तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बन नहीं रहा है, तो हम लोग उसे प्रोजेस्टेरॉन के या तो इंजेक्शंस होते हैं या टैबलेट्स आती हैं। प्रोजेस्टेरॉन की वेजाइनल टैबलेट्स आती हैं जो वेजाइना के थ्रू डालते हैं और वो एब्जॉर्ब होकर यूट्रस के एंडोमेट्रियम तक पहुंच जाता है हार्मोन। और या इंजेक्शंस आते हैं जो ब्लड के थ्रू एंडोमेट्रियम तक जाता है। इंजेक्शंस काफी पेनफुल होते हैं, ऑयली बेस्ड होते हैं, दे आर वेरी पेनफुल, बट तभी तो बोलते हैं माँ मैंने तुझे 9 महीने कोख में पाला है, सो दे हैव टू टेक इट। So we try with vaginal tablets first, otherwise we go on for injections. So progesterone is the pregnancy hormone. Now, एक और चीज पढ़ा रही हूं which is out of NCERT but previous year question PYQ. PYQ. बेटा ये 3 हार्मोन तो दिए हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलते हैं। एक और हार्मोन होता है इनहिबिन हार्मोन। क्या कहीं पढ़ा है? नाम तो सुना ही होगा, इनहिबिन हार्मोन। बेटा इनहिबिन हार्मोन मेल्स में भी एफएसएच को इनहिबिट करता था। अगर बहुत ज्यादा स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है तो जो मम्मी थी सर्टोली सेल, वो इनहिबिन हार्मोन बनाती थी और वो एफएसएच को इनहिबिट करता था। यहां पर भी वही काम होगा, इनहिबिट एफएसएच। अगर बहुत ज्यादा एफएसएच हो रहा है, ओवर फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, अभी हम नहीं चाहते हैं, तो इनहिबिन हार्मोन भी यहां से निकलता है। अब जो पीवाईक्यू आया था बेटा, दिस इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स। वो जो फॉलिक्यूलर सेल्स थे बेटा जो ईस्ट्रोजन निकाल रहे थे, ये पीवाईक्यू है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मैं लिख देती हूं यहीं पर, मेल्स के अंदर सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल्स। तो जो क्वेश्चन आया था बेटा वो यही क्वेश्चन था कि मेल्स में इट इज सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल्स, और फीमेल का पूछा था जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, इट इज सिक्रीटेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स। इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। यहां तक हो जाए तो एक बार डन कर दीजिए प्लीज। मैं सब सिखाऊंगी बेटा, डिलीवरी डेट का कैलकुलेशन वगैरह सब सिखाऊंगी, डोंट वरी। चल, अब हम ये बात समझ गए कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बन गया है, एलएच अंकल ने ही उसको बनवाया है, उसे मेंटेन कर रहे हैं, उससे ईस्ट्रोजन लिटिल, प्रोजेस्टेरॉन लॉट्स ऑफ रिलीज करवा रहे हैं ताकि एंडोमेट्रियम, वो जो घर है वो तैयार हो, सिक्रीटरी हो। पर मान लो बेटा अगर शादी नहीं हुई, इफ नो फर्टिलाइजेशन, मान लीजिए कोई भी रीजन हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ, हो सकता है कॉइटस हुआ बट स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे नहीं, सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी नहीं थी, या पहुंचे बट किसी भी कारण से जोना पेल्यूसिडा ओवर थिक थी, ऐसा होता है, स्पर्म घुस नहीं पाया सेकेंडरी oocyte में, तो भी ओवम नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बेटा कोई भी कारण अगर हुआ,
कि एम्ब्रियो नहीं फॉर्म हुआ, जाइगोट नहीं फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो नहीं फॉर्म हुआ, लड़की की शादी नहीं हुई, वो घर नहीं आई, तो इस घर का कोई मतलब नहीं है, तो इस घर को तोड़ दिया जाता है। जी हाँ, माता पिता बहुत रोते हैं, एलएच अंकल भी बहुत रोते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम रोता है, वो मर जाता है ऐसा समझो, वो दुखी हो जाता है, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाना बंद कर देता है, तो एंडोमेट्रियम के सेल्स झड़ने लगते हैं, सब रोते हैं बेटा। ये जो रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं, यही तो मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसे पीरियड्स आना बोलते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो अगर पीरियड आ गया मतलब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो रहा है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम रोया है, आपकी एंडोमेट्रियम रो रही है, वो झड़ रही है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, वही तो उसका उद्देश्य था। तो कॉर्पस ल्यूटियम बेटा सफेद पड़ जाता है, तब उसी को हम कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। एल्बिकन्स वर्ड का मतलब होता है व्हाइट बॉडी। एल्बिनोज होते हैं ना, जैसे जिनके व्हाइट व्हाइट पैचेस होते हैं, जिनमें मिलानिन नहीं बनता बेटा, ये ग्लैंड्यूलर था, ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सारे हार्मोन्स बना रहा था, ये कुछ नहीं बनाएगा। अब दुखी हो गया, ये लड़की की शादी नहीं हुई, लड़की घर से भी भाग गई, लड़की बेचारी डीजेनरेट हो गई बेटा, तो ये दुखी हो जाएगा। एनसीईआरटी में हालांकि नहीं दिया, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। इसीलिए हर महीने अगर पीरियड आ रहे हैं मतलब प्रेगनेंसी 100% नहीं है, अगर पीरियड्स आ गए मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। तो हम इस डायग्राम में इसे कैसे दिखा सकते हैं? इफ नो फर्टिलाइजेशन, तो ये एक काम करती हूं मैं, इसे येलो से बना देती हूं, ये है येलो बॉडी, और अब ये बेचारा टूट टाट के ये बन गया कॉर्पस एल्बिकन्स। आ गए मजे? ठीक है, सच में रोना आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए वो सपनों का राजकुमार पहुंच गया बेटा, ओ मेरे सपनों की सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जा, प्यार ही प्यार हो जिस जगह, मुझे परियों की दुनिया दिखा। तो ये कौन सा जहान है? परियों की दुनिया कौन है? वही यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, जहां पर वो फीटस 9 महीने इम्प्लांट होगा। तो अगर स्पर्म आ गया, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया और सेकेंडरी oocyte के अंदर घुसा, कैसे घुसेगा बेटा? पहले उसकी टोपी फटेगी, मैं सब सिखाऊंगी धीरे धीरे। कोरोना, जोना, उन सब को डाइजेस्ट करता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा सेकेंडरी oocyte की, और अंदर घुस जाएगा। तो अगर स्पर्म की एंट्री हो गई, अगर स्पर्म की एंट्री हो गई, कहां होगी? सेकेंडरी oocyte में। तो वो जो कहते हैं ना कि तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां टिंग टिंग टिंग, बेटा जैसे ही स्पर्म एंट्री मारेगा तो सेकेंडरी oocyte का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वो अपना मेटाफेज 2 कंप्लीट करेगी, एनाफेज 2 कंप्लीट करेगी, टीलोफेज 2 कंप्लीट करेगी, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, एक बड़ा सा ओवम बनेगा, एक छुटकू सी सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। और ये सब कहां होगा? ये सब फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है बेटा। लड़की फैलोपियन ट्यूब के अंदर जा चुकी है ऑलरेडी। सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स मियोसिस 2। स्पर्म एंट्री के बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और वो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, अनइक्वल। मियोसिस 1 भी अनइक्वल है, मियोसिस 2 भी अनइक्वल है बेटा फीमेल्स के अंदर। और जब ये कंप्लीट होगा, जब ये कंप्लीट होगा, अब ओवम बनेगा बेटा। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अभी दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं हुई है, अभी वो एक नहीं हुए हैं, अभी स्पर्म और ओवम अलग अलग हैं। स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर घुसा तो ये सेकेंडरी oocyte ओवम बन गया और एक छोटी सी पोलर बॉडी निकल गई। अभी ये दोनों को मिलाकर हम जाइगोट नहीं बोल सकते हैं, अभी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। तो एक बना बेटा ओवम या फीमेल गैमीट,
हैप्लॉइड है बेटा और बड़ा है, लार्जर है, लार्जर है, ये बना एक, और एक बनी हैप्लॉइड बट छोटी सी सेकेंड पोलर बॉडी, ये बेटा डीजेनरेट कर जाएगी, खत्म हो जाएगा सेल। ह्यूमंस के अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी भी मर जाती है और सेकेंड पोलर बॉडी भी मर जाती है। ह्यूमंस के अंदर दो ही पोलर बॉडी बन रही है, एक सेकेंडरी oocyte जब बना मियोसिस 1 के एंड में, एक ओवम जब बना मियोसिस 2 के एंड में, और दोनों मर जाती है, दोनों मर जाती है। अब बेटा, अब वो जो स्पर्म है और ओवम है उनका होगा फर्टिलाइजेशन। अब होगा बेटा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन विथ स्पर्म, और उससे बनेगा जाइगोट। और ये सब कुछ कहां हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन पर हो रहा है। बेटा बहुत प्यारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है इस पर, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ध्यान से सुनना। पूछा था कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, आफ्टर स्पर्म एंट्री या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। मैं दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन। पहले स्पर्म एंटर करेगा, फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, फिर ओवम बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। क्वेश्चन ये पूछा था कि मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है। हाँ, ये क्वेश्चन था, मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है? आफ्टर स्पर्म एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर स्पर्म एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड। ये था क्वेश्चन, आप भले यहां पे भी लिख लो, कोई बात नहीं, ये था क्वेश्चन, मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा। एक एक शब्द समझ आया बेटा? और ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं फिर आपको बता दूं। चलिए अब देखो इस फ्लो चार्ट को वापस से, अब देखो, ये बना लेना बेटा, संडे को बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, पूरी समरी इसमें आ जाएगी। देखो, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अटका हुआ, वो तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो मर जाएगी, और स्पर्म की एंट्री हुई तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और ओवम बन जाएगा, जिससे फिर फ्यूचर में जाइगोट बन जाएगा। ये सब तो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। और ओवरी के अंदर ये जो LH है, ये इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देगा। अगर लड़की की शादी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये व्हाइट बॉडी कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होगा, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी, ब्लीडिंग होगी, पीरियड्स आ जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहे, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। इसीलिए एंडोमेट्रियम झड़ेगी नहीं, कोई रोएगा नहीं, पीरियड्स नहीं आएंगे, लेडी की डेट ओवरड्यू हो जाएगी, तब वो टेस्ट करके चेक करेगी कि मेरे को प्रेगनेंसी है या नहीं। सो कॉर्पस ल्यूटियम हैज टू बी मेंटेन टिल डिलीवरी। आई बात यहां तक समझ? डीजनरेट हो जाएगा इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी, और मेंटेन रहेगा इफ देयर इज प्रेगनेंसी। चलिए, ये आपका होमवर्क है, मैं लिख देती हूं बेटा, ये होमवर्क है, ये चार्ट बहुत हेल्प करेगा। चलो अब आओ प्यारे प्यारे नादान परिंदों, एक न्यू पेज ले लो। अब हम फीमेल्स में हार्मोनल रेगुलेशन समझते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन, स्टूडेंट्स एक एक वर्ड जो मैं आपको पढ़ा रही हूं वो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, शादी हो गई, वो हो गया है, पापा 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 पापा, शादी हो गई बेटा, लड़की के लिए घर भी तैयार है, कोई नहीं रो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रखेंगे, LH अंकल रखेंगे क्या? वही तो अब बहुत जबरदस्त चीज सिखाने वाली हूं, आनंद आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, वादा है मेरा आपसे, बताती हूं। चल अब
फीमेल्स में भी जब वो बच्ची पैदा हुई, बड़ी हुई और प्यूबर्टी आई तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, पोर्टल वेन के थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचा, जैसा मेल्स में हुआ था। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाने के बाद उसने वहां से एफएसएच हार्मोन पहले निकलवाना शुरू कर दिया। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने सबसे पहले बेटा प्रोड्यूस करा ढेर सारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में डाला गया और ब्लड से सीधे ओवरी में पहुंचा, और ओवरी में जाने के बाद इसने फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू करा दिया, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ये ओवरी के अंदर स्टार्ट हो गया, यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से हर महीने ग्राफियन फॉलिकल बनने लग गया। यहीं पर जो इसी फॉलिकल्स के ग्रैन्युलोसा सेल्स थे या फॉलिक्यूलर सेल्स थे, उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी के अंदर से निकला और ये पहुंचा सीधे ब्लड में, और ब्लड से ये पहुंचा सीधे यूट्रस में, और यूट्रस में जाकर जो एंडोमेट्रियम है उसके सेल्स को मल्टीप्लाई करवाया, यानी उसका प्रोलिफरेशन करवाया, थिकनिंग करवाई। ये इसने यूट्रस में करवाया, यूट्रस में। तो बेटा एफएसएच के कारण फॉलिकल डेवलप हुए, उस फॉलिकल के अंदर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं उन्होंने ईस्ट्रोजन बनाया, उस ईस्ट्रोजन ने यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम को मोटा किया। दूसरी तरफ जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी oocyte जोना कोरोना के साथ भागने का प्लान कर रही थी, तब एंटीरियर पिट्यूटरी से अचानक से ढेर सारा एलएच हार्मोन रिलीज हुआ, एलएच सर्ज, और ये एलएच सीधे ओवरी में आया, और ओवरी में आकर इसने रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल करवा दिया और लड़की भगवा दी, यानी ओव्यूलेशन करवा दिया, और साथ में मम्मी पापा की मदद करी और रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मेशन भी एलएच ने किया बेटा, और मेंटेनेंस भी एलएच ने ही किया। दोनों काम एलएच कर रहा है, अब इस कॉर्पस ल्यूटियम से थोड़ा सा ईस्ट्रोजन पर मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकला। ये प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन है बेटा, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। ये सीधे एंडोमेट्रियम पे गया, बहुत सारा बन रहा है, लॉट ऑफ, ये सीधे एंडोमेट्रियम पे गया, और इसने वो जो मोटी एंडोमेट्रियम है, प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम है, उसे सिक्रीटरी बना दिया, उसमें ग्लैंड्स वगैरह बना दिए। यानी बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स ओवरी में काम कर रहे हैं, और ओवरी से निकलने वाले ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस में काम कर रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये सब ओवरी की कहानी है। एफएसएच एलएच ओवरी के अंदर जाके वर्क कर रहे हैं, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। यही तो होता है हार्मोन, जो प्रोड्यूस एक जगह होता है और काम दूर टारगेट ऑर्गन पे जाके करता है। हमने तभी तो टेस्टिस और ओवरी को हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड कहा था, क्योंकि इसमें से हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं जो ब्लड में डाले जा रहे हैं, और इसमें से गैमीट भी बन रहे हैं जो डक्ट्स के थ्रू पास हो रहे हैं, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। बेटा अगर प्रेगनेंसी हो गई, आपको याद है मैंने नेगेटिव फीडबैक पढ़ाया है, यानी मेल्स में भी ऐसा हुआ था कि अगर बहुत ज्यादा स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है तो इनहिबिन हार्मोन निकलता है, वो एफएसएच को कम करवा देता है। बहुत ज्यादा एंड्रोजन्स हैं तो वो भी एफएसएच एलएच जीएनआरएच को सप्रेस करते हैं, अपन ने हमेशा ये पढ़ा है। तो बेटा अगर बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हुआ, जो कि होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जबरदस्त बात सिखाऊंगी भाई, जब प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, वहां से ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन, काफी सारा ईस्ट्रोजन, ये तो प्रोड्यूस होता ही रहेगा।
तो प्रेगनेंसी में बेटा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है और रहना भी चाहिए क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना है, इसलिए दैट्स वाई। तो जब भी प्रेगनेंसी होती है बेटा तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है, ये तय बात है। सो इन प्रेगनेंसी हाई ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, हाई ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है बेटा। ये सब कुछ डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है कि प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है और होना भी चाहिए क्योंकि हमें एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है। अब मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनना बेटा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो हाई चाहिए, लेकिन एफएसएच एलएच हाई चाहिए कि लो चाहिए? समझो, रटो मत, समझो। मान लो एक लेडी है, उसकी प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, मान लो फरवरी का मंथ है, लेफ्ट ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम भी बन गया और प्रेगनेंसी हो गई। अब मान लो अगर एफएसएच एलएच भी हाई हो, मान लो, तो जब मार्च आएगा तो फिर से एफएसएच राइट ओवरी में, क्योंकि फरवरी में तो लेफ्ट ओवरी में फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ, लेफ्ट ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बना। अब जब मार्च आएगा तो राइट साइड में एफएसएच फॉलिकल डेवलप कराना शुरू करेगा, तो मार्च में भी एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, एलएच आएगा, ओव्यूलेशन करेगा, और वो जो सेकेंडरी oocyte है वो लेफ्ट साइड की, राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और मान लो अगर मार्च में हस्बैंड वाइफ का कॉइटस हुआ और स्पर्म पहुंच गया सेकेंडरी oocyte के पास, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और ऑलरेडी ये जो राइट साइड की ओवरी है इसके फॉलिकल्स के सेल से भी ईस्ट्रोजन निकला था, वो भी कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ था आफ्टर ओव्यूलेशन। तो राइट साइड में भी एंडोमेट्रियम अच्छी मोटी है, सिक्रीटरी है, और अगर ये भी इंप्लांटेशन हो गया तो एक प्रेगनेंसी, एक इंप्लांटेशन तो फरवरी में हुआ लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में भी हो गया, तो फरवरी में भी एक प्रेगनेंसी हो गई, मार्च में एक और प्रेगनेंसी हो गई, ऐसा मान लो 2 महीने बाद फिर से एक प्रेगनेंसी हो गई, 3 महीने बाद फिर एक प्रेगनेंसी हो गई। तो बेटा प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी थोड़ी चलती रहेंगी बेटा, ये ट्विंस नहीं है, ये अलग अलग महीने में है, मतलब वो बेचारी की हर 9 महीने, फिर 10वें महीने, 11वें महीने वो क्या बच्चे ही पैदा करती रहेगी, उसकी क्या डिलीवरी होती रहेगी? और उसका यूट्रस कैसे कैरी करेगा बेटा, 2 बेबीज को कैसे संभालेगा? 2.5 से 3 किलो का तो एक फीटस हो जाता है बर्थ तक आते आते, तो यूट्रस कैसे 5-6 किलो का वेट संभालेगा? ये तो टाइम से पहले ही अबॉर्शन हो जाएगा उसका, उसके प्रेगनेंसी तो टिक ही नहीं पाएगी। क्या आप लॉजिक समझ पा रहे हो? लॉजिक, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? मजे आ रहे? इसीलिए हम नहीं चाहते कि जब एक बार प्रेगनेंसी हो गई, इंप्लांटेशन हो गया, तो नए फॉलिकल्स किसी भी ओवरी में डेवलप हो। वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते फॉलिकल डेवलपमेंट हो, ओव्यूलेशन हो, एक और प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी हो, वी डोंट वांट ऑल दिस। इसीलिए जैसे ही एक प्रेगनेंसी होगी, जैसे ही वो प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हाई होंगे, वैसे ही ये नेगेटिव फीडबैक पहुंचेगा और जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच बनना कम हो जाएंगे। आ गया आनंद? मजे आ गए बेटा? यानी प्रेगनेंसी के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा बट एफएसएच एलएच शुड बिकम लो। और अब मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। अभी नहीं बताइए वो, अब बताऊंगी, ठीक है? तो ये रहे चारों हार्मोन्स, एफएसएच, एलएच ओवरी में काम कर रहे हैं और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम पे काम कर रहे हैं। बेटा लॉजिक समझो, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको प्रूफ करूंगी। यानी हम ये बात समझ गए हैं कि जब प्रेगनेंसी होगी, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एफएसएच एलएच हाई होने चाहिए, नहीं एफएसएच एलएच लो होने चाहिए। हम नहीं चाहते फॉलिकल डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन, ये सारी बातें हों। वी डोंट वांट ऑल दिस, वी डोंट वांट।
और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई होने चाहिए, हाई ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके, एंडोमेट्रियम मेंटेन हो सके। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रही हूं आपको, दिस इज PYQ। अब आओ आपको वो बात बताती हूं, अगर आपकी जगह कम बची हो बेटा तो एक न्यू पेज ले लेना, तो एक न्यू पेज ले लेना। देखो मैंने आपको ये बताया कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर प्रेगनेंसी हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। ये बात मैंने आपको बताई, कॉर्पस ल्यूटियम तो मेंटेन रहना ही चाहिए, तभी तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा जो मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है। ये बात मैंने आपको समझा दी। यानी अगर प्रेगनेंसी हुई तो वो जो LH अंकल थे, LH अंकल, उन्होंने ही कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म किया था और वही उसको मेंटेन करेंगे, है ना। ये बात तो हमने पढ़ी थी, ये बात हमने पढ़ी थी। यानी कॉर्पस ल्यूटियम शुड बी मेंटेन्ड टिल डिलीवरी। बेटा अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिलीवरी से पहले हटाया तो अबॉर्शन का चांस है, टिल पार्चुरेशन। हाँ तो गुरु मैम ये बात समझ गए कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना रहेगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रेगनेंसी है तो बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा सा ईस्ट्रोजन निकालता है, इनहिबिन भी निकालता है, रिलैक्सिन भी आखिरी में निकालेगा। अभी हम मेन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बात भी समझ गए, लॉट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड लिटिल ईस्ट्रोजन, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, ताकि मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी रहे। कहानी में ट्विस्ट आने वाला है बहुत बड़ा, आनंद आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर, ओव्यूलेशन के बाद ऐसा कहना चाहिए, LH हुआ, LH ने कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करवाया, वही इसे मेंटेन करेगा, उससे प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत मजे आएंगे। बेटा मैं आपसे ये कह रही हूं एक तरफ कि जब प्रेगनेंसी होगी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है और FSH LH लो होगा। बेटा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन LH ही तो करता है, और हम तो कह रहे हैं कि अगर प्रोजेस्टेरॉन हाई हुआ तो वो LH को कम कर देगा। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर प्रोजेस्टेरॉन हाई हुआ तो वो LH को लो कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो बेटा ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। तो बेटा ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। कैसे हो गई गुरु मां? अभी बताती हूं। भाई ये दादाजी हैं, कॉर्पस ल्यूटियम उनका बेटा है यानी पापा है, और लड़का है प्रोजेस्टेरॉन। भाई अगर
LH को सप्रेस कर दिया तो कॉर्पस ल्यूटियम ही मेंटेन नहीं रहेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, ये तो एबॉर्शन हो जाएगा। और अगर LH FSH को सप्रेस नहीं किया तो प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी होने का चांस है। प्रॉब्लम कितनों को समझ में आ गई ये बताओ? प्रॉब्लम कितनों को समझ आ गई कि गुरुमा अगर FSH LH को हाई रखा तो प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी, तो यूट्रस झेल ही नहीं पाएगा, एक बच्चा भी पैदा नहीं होगा। और अगर इसको लो करा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, तो ये भी एबॉर्शन हो जाएगा। उधर कुआ इधर खाई। प्रॉब्लम समझ आ गई? अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। बेटा होता क्या है, जब प्रेगनेंसी होती है LH हाई है शुरू में, LH सर्ज हुआ था ना ओव्यूलेशन के टाइम, उसने कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म और मेंटेन करा है, उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, उसने एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी बनाया है, इम्प्लांटेशन हो गया, नई नई प्रेगनेंसी है, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन हाई होता जाएगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई होते जाएंगे और वो LH FSH को कम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे LH कम होता जाएगा। करीब 2.5 महीने के आसपास, 2-2.5 महीने के आसपास LH काफी कम हो जाता है, 3 महीने तक आते आते LH काफी कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम अब मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो एबॉर्शन का रिस्क है। ठीक उसी टाइम पर क्या बनाया है ह्यूमन बॉडी को? LH का जुड़वा भाई की एंट्री होती है। LH के जुड़वा भाई की एंट्री होती है, उस जुड़वा भाई का नाम है HCG हार्मोन। HCG हार्मोन, HCG हार्मोन। बेटा ये हार्मोन LH का जुड़वा भाई है, मतलब ये वही काम करता है जो LH करता है। LH क्या काम करता है? LH कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, ये भी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर सकता है। LH तो लो करना ही पड़ेगा, FSH LH हाई नहीं रख सकते हैं, और फॉलिकल डेवलपमेंट प्रेगनेंसी में नहीं चाहिए। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को हाई रखना ही पड़ेगा, तभी प्रेगनेंसी होगी रहेगी। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को भी बचा के रखना है। अगर LH लो हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाएगा, तो अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। LH का जुड़वा भाई की यहां पर एंट्री होती है, जिसे कहते हैं HCG हार्मोन। इट एक्ट्स लाइक LH, एक्ट्स लाइक LH। एक्चुअली बेटा 3 महीने तक आते आते मां और बच्चे के बीच में, मैं बताऊंगी, आंवल नाल प्लेसेंटा बन जाता है, उस प्लेसेंटा से ये हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन प्लेसेंटा से निकलता है, जो यूट्रस में बन रहा है, ब्लड में डाला जाता है, ओवरी पे जाता है, और वहां जाकर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। हार्मोन फ्रॉम प्लेसेंटा, हार्मोन फ्रॉम प्लेसेंटा एम्ब्रियो से भी बनता है, मैं आगे जाकर बताऊंगी, पर अभी के लिए लिख लो, एक्ट्स लाइक LH, हार्मोन फ्रॉम प्लेसेंटा। टेक्स ओवर बाय 2.5 से 3 महीने की प्रेगनेंसी, 4 वीक्स मतलब 1 मंथ, 8 वीक्स मतलब 2 मंथ्स, तो 2.5 मतलब 10 वीक्स, और 3 मंथ्स मतलब 12 वीक्स। 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक LH का लेवल काफी लो हो जाता है, और HCG प्रोड्यूस होने लगता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। यानी बेटा वो जो कॉर्पस ल्यूटियम मर रहा था, उसको इसने बचा लिया, उसका मसीहा है ये। मैंने आपसे क्या कहा, जब प्रेगनेंसी हुई, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई होना शुरू हुए, LH FSH लो होना शुरू हुए, 2.5-3 महीने तक आते आते LH काफी कम हो गया, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन काफी हाई हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम मरने लगा। ठीक उसी टाइम पर इसने एंट्री ली और उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर दिया, रेस्क्यू कर दिया, बचा लिया। और अब ये मेंटेन करके रखेगा इस कॉर्पस ल्यूटियम को टिल पार्च्यूरेशन, टिल डिलीवरी, टिल पार्च्यूरेशन या टिल डिलीवरी। यानी इसने ये वाला काम कर दिया, दिस मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम टिल डिलीवरी। और ये मैं क्यों बता रही हूं, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है।
एनसीईआरटी में HCG का नाम आएगा जब प्लेसेंटा पढ़ेंगे, पर ये सब कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर कि प्रेगनेंसी में HCG हाई है, ईस्ट्रोजन हाई है, प्रोजेस्ट्रॉन हाई है, FSH लो है और LH लो है। ये क्वेश्चन है PYQ आउट ऑफ एनसीईआरटी। कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए बेटा। और आप अगर इसको कोर्ट में चैलेंज करने गए, जो बच्चे गए थे, तो कोर्ट ने बोला भैया HCG का नाम दिया है ना तुम्हारी एनसीईआरटी में प्लेसेंटा में, तो HCG का फंक्शन नहीं पढ़ोगे क्या? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, FSH, LH दिया है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी क्लास 11th में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th एनसीईआरटी में, तो पढ़ोगे नहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि प्रेगनेंसी में कौन हाई होता है कौन लो होता है? पेटिशन फेल, घर जाओ। हो गया? डन डनाडन डन। करें कहानी आगे बढ़ाएं बेटा, कहानी आगे बढ़ाएं। चलिए आइए प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए। एक चीज मैं आपको होमवर्क दूंगी, एक चीज आपको होमवर्क दूंगी। अब मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनो बेटा, अभी मत लिखो, ये होमवर्क है, सुनो। एक प्राइमरी oocyte से क्या बनता है? एक प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस 1 होगा तो एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनेगी, पहली वाली, हर महीने। ठीक है, एक सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है? जिस मंथ स्पर्म एंट्री होगी उस मंथ एक ओवम और एक पोलर बॉडी बनेगी। ये सेकेंड वाली पोलर बॉडी है, ये फर्स्ट वाली पोलर बॉडी है। ठीक है, एक oogonia से क्या बनेगा बेटा? एक oogonia से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और उस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और एक पहली पोलर बॉडी बनेगी जो मर जाएगी, और उस एक सेकेंडरी से एक ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी जो मर जाएगी। यानी एक प्राइमरी से एक ओवम बनेगा और दो पोलर बॉडीज बनेंगी ह्यूमंस में, 2 पोलर बॉडीज बनेंगी ह्यूमन में, एक फर्स्ट पोलर बॉडी एक सेकेंड पोलर बॉडी। हर महीने तो एक ही बनेगी, फर्स्ट वाली। जिस मंथ प्रेगनेंसी होगी उस मंथ सेकेंड वाली भी बनेगी। फर्स्ट तो बनेगी पर मियोसिस 2 कंप्लीट होके सेकेंड भी बनेगी। तो चाहे एक oogonia से बोलो और चाहे एक प्राइमरी oocyte से बोलो, दोनों में ही ह्यूमंस के अंदर 2 पोलर बॉडी बनेंगे। पहली पोलर बॉडी भी डीजेनरेट कर जाती है ह्यूमंस में, सेकेंड वाली भी डीजेनरेट कर जाती है ज्यादातर वर्टिब्रेट्स और ह्यूमंस में। अब मेरी बात सुनना, कई बार क्वेश्चन आता है जहां पर लिखा होता है 2 नहीं 3 पोलर बॉडी, 2 ऑप्शन ही नहीं होता, तो क्या आंसर लगाओगे बेटा? एक्चुअली जो 3 पोलर बॉडी लिखा है ना, ये हमारे में नहीं होता। होता क्या है, ध्यान से समझना। जब प्राइमरी oocyte था, ठीक है, उससे सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है, और पहली छुटकू सी पोलर बॉडी बनी, फिर इससे एक ओवम बना और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनी। ह्यूमंस के अंदर दोनों पोलर बॉडी मर जाती हैं, ये दोनों मर जाती हैं, तो हम कहते हैं कि 2 ही पोलर बॉडी बनी। पर कुछ वर्टिब्रेट्स में बेटा ये भी डिवाइड करती है, इन सम वर्टिब्रेट्स। मियोसिस 2 इसमें भी होता है, तो इससे भी 2 पोलर बॉडी बन जाती है। तो उस केस में 1 2, इससे 2 बन गई और एक ये वाली, तो ऐसे करके 3 पोलर बॉडी हो जाती है। हमारे में 2 ही पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली। फर्स्ट वाली हर महीने बनेगी, सेकेंड वाली सिर्फ एडिशनली बनेगी जिस महीने प्रेगनेंसी हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। पर कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर वो जो पहली पोलर बॉडी है वो भी डिवाइड करती है, तो उससे भी 2 बनती हैं, तो उससे 2 मान लेंगे और एक जो सेकेंड वाली बनेगी, ऐसे करके 3 हो जाता है। अब आ गया समझ में? ठीक है, अब आ गया समझ में? यानी यहां पर अगर आप गौर से देखो, फाइनली अगर हम बात करें तो एक oogonia से एक प्राइमरी oocyte बन रहा है, जैसे मेल्स में भी था, और एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा। मेल्स में 2 सेकेंडरी oocyte बने थे और एक ही ओवम बनेगा मेल्स में,
1 प्राइमरी से 2 सेकेंडरी, उससे 4 स्पर्मेटिड यानी 4 स्पर्म्स बने थे। पर यहां पर 1 oogonia से 1 प्राइमरी, उससे 1 सेकेंडरी, एक तो पोलर बॉडी है, और यहां भी 1 ओवम, एक तो पोलर बॉडी है। ये कहानी चलती है। ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम पर बहुत काम आता है। चलो बेटा, ये ट्रिक अगर आपको हेल्प करे, प्राइमरी oocyte डिप्लोटीन यानी मियोसिस 1 में अटकता है, और सेकेंडरी oocyte जो है ये मेटाफेज 2 यानी मियोसिस 2 में अटकता है। तो दीपिका पादुकोण और पद्मावत में थी, जिसमें शाहिद महाराजा थे, और प्रियंका चोपड़ा जो है उसने बहुत एडमायर करा दीपिका को पद्मावत में, और शाहिद को एडमायर करा महाराजा की तरह। रणवीर सिंह को भी किया होगा, अपनी ट्रिक में फिट नहीं बैठ रहे हैं वो। चलिए, ऑल राइट, नाउ प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। ये मैं आपको लेक्चर 3 में पढ़ा चुकी हूं। यस, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज oogenesis। ओपन करो बेटा। डिफरेंट है फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis की स्टार्टिंग होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। कपल ऑफ मिलियन ऑफ oogonia या गैमीट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। फीटल ओवरी में ही 7 मिलियन, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। अब ये सेल्स डिविजन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये नहीं डिवाइड करते, ये पहले प्राइमरी oocyte में ग्रो करते हैं, फिर वो डिविजन स्टार्ट करते हैं। एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिविजन, और टेम्पररली अरेस्ट हो जाएंगे इस स्टेज में। एक्चुअली कहां अरेस्ट होंगे? इसकी भी डिप्लोटीन में। इसे ये प्राइमरी oocyte कहलाएंगे। जब तक मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगा, टर्शरी फॉलिकल आफ्टर प्यूबर्टी, तब तक प्राइमरी oocyte ही कहते हैं अटका हुआ। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हर प्राइमरी oocyte के चारों तरफ लेयर बनेगी। देखो बेटा, अ लेयर यानी सिंगल लेयर, अ लेयर यानी सिंगल लेयर ग्रैन्युलोसा सेल्स की, उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। एक्चुअली पहले प्राइमोर्डियल बनेगा जब वो फ्लैट सेल्स हैं, फिर प्राइमरी बनेगा जब वो क्यूबॉइडल हो जाएंगे। एनसीईआरटी लिखती है कि अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बेटा, ये है वो कंट्रोवर्शियल लाइन, यानी एनसीईआरटी ये मान रही है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो बर्थ पर है, तभी तो वो कह रही है कि ये डीजेनरेट करते हैं फ्रॉम बर्थ। एक्चुअली गलत है। एक्चुअली बर्थ पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। आया समझ में? नाउ प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ईच ओवरी में। बोथ ओवरी पूछेंगे तो अलग आंसर आ जाएगा। अब इस प्राइमरी फॉलिकल में बहुत सारी मोर लेयर्स, मल्टी लेयर्ड ग्रैन्युलोसा सेल्स और एक नई थीका लेयर बनेगी, तब हम इसे सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। पर अभी भी इसके अंदर प्राइमरी oocyte ही है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होगा टर्शरी फॉलिकल में। इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम होगी और थीका लेयर ऑर्गेनाइज हो जाएगी थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। यहां पर एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte विद इन टर्शरी फॉलिकल थोड़ा सा ग्रो करके फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करेगा। अनइक्वल डिवीजन है, जिससे एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और एक छोटी सी पहली पोलर बॉडी बनेगी। शब्द समझ में आ रहा है? एक 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 एक। नाउ सेकेंडरी oocyte के अंदर ज्यादातर बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट से भरा हुआ साइटोप्लाज्म रहेगा। क्या एडवांटेज है इसका? क्योंकि यही ओवम में और यही जाइगोट के पास जाएगा। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी जो फर्स्ट मियोसिस के बाद बनी है डिवाइड और डीजेनरेट? ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डीजेनरेट। ह्यूमंस में अगर हम बात करें ना, एट प्रेजेंट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस। ह्यूमंस में वैसे एक चॉइस आएगी तो डीजेनरेट। अब टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होगा मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल में। जो सेकेंडरी oocyte बना टर्शरी में, उसने एक नई मेम्ब्रेन बनाई जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट।
अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा LH के कारण टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte जिसे कॉमनली ओवम कहते हैं बट है सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. एनसीईआरटी कहती है कि आप मेजर डिफरेंसेस बता सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बीच में, जो गुरुमा ने, मैंने आपको कल ही डिफरेंस की टेबल दे दी थी. ये देखो बेटा, इस डायग्राम को गौर से देखो. ये मेड्यूला वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, मेड्यूला वाला पार्ट. यहां पर ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई होगी. और ये चारों तरफ कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स में मैंने सिखाया था फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, याद आ रहा है अब? ये है पहला प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमोडियल नहीं बनाया एनसीईआरटी ने, यहां नहीं बनाया, पर पहले सेकेंडरी बनेगा. और ये टर्शरी है, इसमें एंट्रम बना हुआ है. दिस इज टर्शरी. और मैच्योर हुआ, एंट्रम और बड़ा हो गया, देख सकते हो आप. ये है ग्राफियन फॉलिकल. और यहां से सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो गया. पहले यहां ओवम लिखा था, ये सेकेंडरी oocyte है, ओवम नहीं रिलीज होता. अब ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये मर के कॉर्पस एल्बिकन्स बनाएगा डीजेनरेट होके. और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा. शुरू के 2.5-3 महीने LH मेंटेन करेगा, बाद में पूरा HCG हार्मोन मेंटेन करता है. यहां तक अगर क्लियर हो गया, मजे आ गए, तो एक थम्स अप भेजो. फिर मैं एक बहुत मजेदार रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताती हूं जहां पर ये नॉलेज काम आएगा, HCG वाला. मजे आ गए? चलिए बेटा, ओवम और एग के बीच डिफरेंस भी बताऊंगी. ओवम अकेला वो फीमेल गैमीट है, बट जब जोना कोरोना टोटल मिलाते हैं तो उसे एग कहते हैं. मैं सिखाऊंगी आगे. अब मैं आपको एक रियल क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेरा बताती हूं. हमारे पास में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी प्रेगनेंसी में हम ही उसको देख रहे थे, और 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी. ठीक है. उसको अचानक से लेफ्ट साइड में बहुत पेन हुआ, लोअर एब्डोमेन में. हमने उसकी सोनोग्राफी करी तो उसमें एक सिस्ट थी ओवरी में. वो बहुत क्रिटिकल क्रूशियल सिस्ट थी, और वो सिस्ट अकेली नहीं निकाल सकते थे हम, हमें पूरी ओवरी ही सर्जरी कर कर रिमूव करनी पड़ती. ऊफ्रेक्टमी कहते हैं, वो सर्जरी करनी पड़ती, ओवरी निकालनी पड़ती, बॉडी से रिमूव करनी पड़ती. और उसी ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम था. यानी जो उसके प्रेगनेंसी हुई थी ना, उस महीने लेफ्ट ओवरी में ही कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुआ था, वहीं से ओव्यूलेशन हुआ था. अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैंने ओवरी निकाल दी, तो क्या एबॉर्शन होगा? यस या नो? बताओ. गठान हो गई, आप ऐसा समझ लो. सिस्ट मतलब गठान हो गई, ऐसा समझ लो. शुड आई रिमूव द ओवरी और नॉट? कैन आई रिमूव द ओवरी और नॉट? प्रेगनेंसी है 5 मंथ्स की. बेटा न्यू एनसीईआरटी में इतना ही चेंज है कि यहां ओवम लिखा था, अब ये सेकेंडरी oocyte लिख गया है. इतना ही चेंज है. सब लोग कह रहे हैं नो, 2-3 कह रहे हैं यस. बेटा ध्यान से सुनो, 5 महीने की प्रेगनेंसी है, 5 महीने की प्रेगनेंसी है बेटा. 2.5 से 3 महीने पे प्लेसेंटा बढ़िया फर्स्ट क्लास बन जाता है, फर्स्ट क्लास बन जाता है. HCG टेक ओवर कर लेता है. तो आप ये सोचो कि गुरुमा अगर प्लेसेंटा बन गया यूट्रस के अंदर, वहां से HCG हार्मोन निकल रहा है, पर अगर आपने ओवरी ही हटा दी तो ये बचाएगा किसको? क्योंकि अगर ओवरी रिमूव कर दोगे तो कॉर्पस ल्यूटियम भी तो रिमूव हो गया. तो HCG वर्क किस पर करेगा? HCG किसकी रक्षा करेगा? और कॉर्पस ल्यूटियम हट गया तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फॉल हो जाएगा, तो एबॉर्शन हो जाएगा. बेटा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेसेंटा है ना, वो खुद भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है. जी हां,
नेचर ने डबल प्रोटेक्शन देके रखा है। नेचर ने बहुत ब्यूटीफुली पहले ही सोच रखा है कि अगर जिस ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम है उसमें प्रॉब्लम आ भी गई तो प्लेसेंटा जो बनेगा, तो बेटा प्लेसेंटा से HCG तो निकलता ही है, प्रोड्यूस होता ही है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाता है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा भी बनाता है। तो बहुत आराम से हमने उसकी सर्जरी करी, ओवरी रिमूव करी, प्रेगनेंसी अनटच्ड ऐसी की ऐसी रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते रहे, जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत हमने उसे बाहर से प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट दिया था और आराम से शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। बात खत्म हो गई, टाटा बाय बाय, सब खुश हो गए। अब मान लीजिए अगर यही प्रेगनेंसी, एक और केस हमने किया था जहां पर 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, 2-2.25 महीने की प्रेगनेंसी थी और वहां ओवरी में ऐसे ही एक सिस्ट आ गई थी। अब क्या करें? सुनिए ध्यान से। अब अगर हमने ओवरी निकाल दी, कॉर्पस ल्यूटियम निकल गया, दूसरी वाली ओवरी में सिस्ट है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हटा दो। कॉर्पस ल्यूटियम जहां पर है, अभी प्लेसेंटा नहीं बना, अभी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा से नहीं निकल रहा, अभी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है। अगर आपने ओवरी हटाई, कॉर्पस ल्यूटियम हटा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फॉल होगा, अबॉर्शन होगा और उसका हुआ। बट सर्जरी तो करनी पड़ेगी बेटा। जहां भी मां और बच्चे में से, दोनों में से बात आती है, मदर और फीटस, मदर इज ऑलवेज गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। वो पिक्चरों जैसा नहीं होता है कि मां कहती है कि डॉक्टर साहब आप मेरी चिंता मत करिए, आप मेरी बच्ची को बचाइए या मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं, हमेशा सिखाया जाता है गायनेक प्रैक्टिस में कि मदर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट उन्हें काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको कि इट विल लीड टू द अबॉर्शन। एंड डोंट वरी, एक बार सर्जरी हो जाए, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वी कैन प्लान द प्रेगनेंसी लेटर ऑन एंड वील टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। फ्यूचर प्रेगनेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रेगनेंसी होने का चांस 50% हो जाएगा क्योंकि अब एक ही ओवरी है, तो ऑल्टरनेट मंथ्स प्रेगनेंसी का चांस होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू काउंसिल। तो इस तरह के कई अजीबोगरीब केसेस आप भी अपनी लाइफ में देखेंगे और इंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। चलो बेटा आ जाओ, ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन टाइम। ये लीजिए आपके लिए पहला क्वेश्चन। ये कल वाला होमवर्क है बेटा, ये कल वाला होमवर्क है, ये तो फटाफट फटाफट करवा दोगे। स्पर्मेटोगोनिया कैसे फॉर्म होंगे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया से ऊगोनिया मल्टीप्लिकेशन फेज यानी माइटोसिस से फॉर्म होते हैं। माइटोसिस 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करवा दिए थे क्या आपको क्वेश्चंस? मैंने गलत लगा दिया क्या बेटा? ये चलो, पहले स्पर्मेटोगोनिया आएंगे, फिर प्राइमरी से। हाँ, मेरे को याद आ रहा है, ये तो करवा दिया। ये करवा दिए क्या मैंने आपको? बताओ मुझे 80% करेक्ट है। हाँ, ये मैंने करवा दिए, कुछ करवा दिए। ये तो करवा दिया था यार, ये करवा दिया था मैंने, ये भी करवा दिया था, ये नहीं करवाया था। चलो ये बताओ, हाइल्यूरोनिडेज मतलब आप तो स्पर्म लाइसेंस समझ लो। वो जो स्पर्म के अंदर है, जो ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करेगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर घुसने में हेल्प करेगा, वो सब स्पर्म के हेड में है। और हेड के अंदर भी उसकी टोपी में है, और टोपी मतलब एक्रोजोम, और एक्रोजोम गोल्जी बॉडी है। हेड में तो है बेटा, हेड में तो है, पर हेड के अंदर तो न्यूक्लियस भी है। और अच्छा बोलना है तो गोल्जी बॉडी बोलो, बेस्ट चॉइस गोल्जी बॉडी। हाँ, अगर मैं यहां कुछ उल्टा सीधा लिख दूं, मिडिल पीस लिख दूं, तो फिर हेड लगा देना आंसर, ठीक है। 33% नहीं करेक्ट करा, गच्चा खा गए आप लोग। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन स्पर्म में एब्सेंट कौन सा ऑर्गेनेल है बेटा? न्यूक्लियस तो हेड के अंदर होता है, 2 सेंट्रियोल्स नेक के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस के अंदर होता है, गोल्जी बॉडी भी होती है हेड में,
लेकिन ईआर नहीं होता, ईआर, लाइजोसोम्स ये सब नहीं मिलेंगे, माइक्रोबॉडीज ये सब नहीं मिलेंगे। 82% ने करेक्ट आंसरिंग भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल क्लियर हो गया ना, ऊजेनेसिस, फॉलिकल डेवलपमेंट अच्छे से क्लियर हो गया। तन्वी, उम्मे, शेख। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा मिडिल पीस में मिलते हैं, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मिडिल पीस, और इसीलिए इसे ही पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। 96% ने एकदम सही आंसरिंग की है। ये क्वेश्चन करवा चुकी हूं, ये क्वेश्चन करवा चुकी हूं, ये भी करवा चुकी हूं, ये बताओ। चलो बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जब साउथ के अलग से एग्जाम्स होते थे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने गड़बड़ कर दी थी, इसीलिए ध्यान से करना आप लोग। ये कह रहे हैं ह्यूमन स्पर्म है, उसके मिडिल पीस के मिड पॉइंट का कट सेक्शन लिया अपन ने। ये हेड था, ये नेक था, ये मिडिल पीस था, फिर यहां टेल थी, यहां कहीं पर कट करके देख रहे हैं तो क्या क्या दिखेगा बेटा? सेंट्रियोल तो नहीं दिखेंगे, सेंट्रियोल तो नेक में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, और ये भी तो दिखेगा बेटा, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल से ये फिलामेंट निकल रहा है पूरा, ये सारा 9+2 वाला, और साथ में ये स्पाइरली फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, नेबनकन, ये भी दिखेगा। ओनली ये नहीं दिखेगा, ये दोनों दिखेंगे, सेंट्रियोल नहीं दिखेगा। 50% ने सही आंसरिंग की है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Besides activating the egg, role of sperm is to carry. स्पर्म क्या लेकर जाएगा ओवम के पास? क्यों जा रहा है ओवम के पास? ताकि ओवम के 23 क्रोमोसोम्स और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स फ्यूज होके 46 क्रोमोसोम्स बना सके। और आपने बॉटनी में पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या है बेटा? डीएनए है, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, पूरा स्पर्म घुसता है, मैं पढ़ाऊंगी, ये पीवाईक्यू है आउट ऑफ एनसीईआरटी। होल स्पर्म एंटर्स इनटू सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम बनता है। टेल, मिडिल पीस और डिस्टल वाला सेंट्रियोल मर जाता है, खत्म हो जाता है, टोपी फट जाती है, न्यूक्लियस बचता है यानी जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होता है, और सेंट्रियोल पहला वाला वो जाइगोट में पहुंचता है, वो जाइगोट में पहुंचता है। 75% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 24 का है, याद नहीं आ रहा मुझे, रुको आप तो करो सॉल्व। दो 2024 का ही है ये, नीट 2024 का पीवाईक्यू है बेटा। FSH एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स, और लीडिक सेल्स नहीं बेटा, लीडिक सेल्स पर LH काम करता है, FSH सर्टोली सेल्स पर काम करता है। ये लो खेल खत्म। ग्रोइंग फॉलिकल्स जो हैं वो ईस्ट्रोजन फीमेल्स में निकालेंगे, और जो इंटरस्टिशियल यानी लीडिक सेल्स हैं वो एंड्रोजन मेल्स में निकालेंगे। 32% ने ही सही किया। क्यों बेटा, कहां कंफ्यूज हुए बताओ? मैंने आपसे बार बार कहा था, जब भी लीडिक सेल, सर्टोली सेल ये वर्ड्स आ जाए तो 10-20 सेकेंड एक्स्ट्रा रुकना, ध्यान से करना। FSH सर्टोली पे काम करता है बेटा, LH लीडिक पे काम करके एंड्रोजन्स निकालता है। अब मेरी पलटू जनता पलट रही है बेटा, पलटने का काम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पलटने का काम नहीं है। oogenesis स्टार्ट कब होता है? बिफोर बर्थ, जन्म के पहले, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटल लाइफ में, इन यूट्रो, यूट्रस के अंदर हम कह सकते हैं। 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। बेटा ये क्वेश्चन आपको तब आएगा अगर आपने मुझे सुना है ध्यान से।
मैंने बताया था एम्स में क्वेश्चन आया था कि वो जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है, और बेसिकली पूरा कॉर्टेक्स, मेड्यूला, वो जो स्ट्रोमा है सारा, स्ट्रोमा, उसी से तो फॉलिक्यूलर सेल्स, सारे फॉलिकल्स बनेंगे। केवल जो ऊसाइट है अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओवम, वो जर्मिनल एपिथेलियम से बना है। हो 18% ने केवल सही किया। आया बेटा समझ में? जर्मिनल एपिथेलियम से नहीं बना बेटा, इससे केवल ऊगोनिया, प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, ओवम बन रहा है, पर मेन फॉलिकल में तो बाकी सारे सेल्स हैं, थीका, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, फॉलिक्यूलर सेल्स, ये सब स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक सेकेंडरी ऊसाइट है, मेटाफेज 2 में अटका हुआ, एक के अंदर सिर्फ एक। कोई भी फॉलिकल हो बेटा, उसके अंदर एक ही ऊसाइट होगा, जो भी स्टेज है, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, लेकिन एक ही होगा। 76% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम टर्शरी फॉलिकल में दिखती है, और ग्राफियन फॉलिकल में भी वो प्रेजेंट रहती है, दोनों उनमें प्रेजेंट रहती है। जब रप्चर होगा ओव्यूलेशन के टाइम पर, एलएच करवाएगा रप्चर, तो ये फ्लूइड बह जाएगा, तब एंट्रम डिसॉल्व हो जाएगी। 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, साउथ के जब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते थे, अलग अलग साउथ के कॉलेजेस के लिए अलग अलग एग्जाम सब लेते थे, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, एट्रिटिक फॉलिकल्स आर फाउंड इन, मतलब फॉलिकल्स मरते कहां पर है, एट्रेजिया कहां पर होता है? ओवरी के अंदर होता है बेटा। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स लगातार डीजेनरेट हो रहे हैं, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। 100% ने करेक्ट किया है। वेल डन, वेल डन, क्या बात है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आलिया, नेहा, अनीशा, चंद्रा, अजय, विशाखा, जीनत, बिल्कुल सही है। ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंट्रोल्ड बाय, बेटा ग्राफियन फॉलिकल एफएसएच कंट्रोल करेगा, एफएसएच। तो इनमें तो एफएसएच है ही नहीं। अब आंसर क्या लगाओगे? एलएच। एक्चुअली एलटीएच तो कुछ है ही नहीं बेटा, एलटीएच तो कुछ है ही नहीं, मतलब मैच्योरेशन तो एफएसएच ही करेगा, बेस्ट चॉइस तो एफएसएच ही है। फिर बाद में वो जब रप्चर होगा तो उससे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, मेंटेनेंस, उसमें एलएच का रोल आ जाएगा। 85% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने वाली हूं पोलर बॉडी को लेकर, भागना मत कोई भी। चलो, ओव्यूलेशन कौन करवाता है, लड़की कौन भगाता है बेटा? चाहे ओव्यूलेशन हो, चाहे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो, कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस हो, ये सारे काम प्यारे एलएच अंकल जी करते हैं। दिस ऑल इज डन बाय एलएच अंकल। ये तो 100% पोल आना चाहिए। 92%, नॉट बैड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट्स में आंसर दे दो बेटा। आउटसाइड टू इनसाइड लेयर बतानी है। देखो ये है सेकेंडरी ऊसाइट, फिर है जोना पेल्यूसिडा, और फिर है इसकी फ्रेंड कोरोना, फ्यू लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर है जोना पेल्यूसिडा, और ये बेटा सेकेंडरी ऊसाइट सेल है, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि ये एनिमल सेल है। तो सबसे बाहर है कोरोना, फिर जोना, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट। 50% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गया, लड़की घर से भाग गई, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, अब ओवेरियन ग्राफियन फॉलिकल कोलैप्स हो गया, श्रिंक हो गया, अब उसको क्या कहोगे? कॉर्पस ल्यूटियम। कंफ्यूज मत होना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, ऐसा कुछ दिया है तो कॉर्पस एल्बिकन्स, पर वो भी ल्यूटियम से एल्बिकन्स बनता है। अभी तो ग्राफियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं, उससे तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। 65% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ध्यान रखना, ईस्ट्रोजन शुरू से ही बन रहा है,
प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इवन कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाएगा, एंडोमेट्रियम को मोटा करेगा, प्रोलिफरेट करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इतनी इजी कर दी है ना अब मैंने आपके लिए, आप देखना नेक्स्ट क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी इजी होगी। पर प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन के बाद ही सिक्रीट होता है, ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 75% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनवाता है? बेटा कॉर्पस ल्यूटियम का सारा लेन देन ठेका उठाया है LH अंकल ने, जिनने लड़की भगाई है वही कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, एवरीथिंग करेंगे, एवरीथिंग। 70% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, खुशबू, कौशल, इप्सिता, अजय, हर्षिता, कुमकुम, दिव्या। oogenesis के टाइम पर डिप्लॉइड सेल क्या प्रोड्यूस करता है? बेटा डिप्लॉइड सेल या तो oogonia था और प्राइमरी oocyte था, ये दोनों डिप्लॉइड थे। तो बेटा इससे पहले एक सेकेंडरी oocyte प्लस एक पहली वाली पोलर बॉडी बनेगी, और इससे फिर एक ओवम और एक सेकेंड वाली पोलर बॉडी बनेगी। तो कायदे से एक ओवम और दो पोलर बॉडी आंसर होना चाहिए, पर ऐसा तो होता ही नहीं है बेटा, ऐसा तो होता ही नहीं है। दो एग थोड़ी ना बनते, एक एग बनता है। एग मतलब वो जो भी सेकेंडरी oocyte है, जोना कोरोना मिलाकर, यहां ये लगा दोगे। अब आप कायदे से बेस्ट चॉइस होती टू पोलर बॉडी, पर हम मान लेते हैं कि ये भी डिवाइड कर गया। ह्यूमंस में तो दो पोलर बॉडी। 60% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। oocyte अरेस्टेड। अब बेटा ध्यान से सुनो, इन्होंने लिखा नहीं है प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी वाला डिप्लोटीन में अटकता है, जो प्रोफेज 1 यानी मियोसिस 1 का फेज है, और ये मेटाफेज 2 में अटकता है, जो मियोसिस 2 की स्टेज है। लेकिन यहां पर मेटाफेज 2 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, यानी जरूर ये प्रोफेज 1 यानी प्राइमरी oocyte के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा बेटा। 76% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ऐड इन नोट्स, बाद में होमवर्क की तरह। 100 प्राइमरी oocyte से कितने एग यानी ओवम बनेंगे? बेटा मैंने बताया है 1 oogonia से 1 प्राइमरी oocyte, उससे 1 सेकेंडरी oocyte, उससे 1 ओवम बनता है, तो 100 से 100 बनेंगे। मेल्स अगर होते और 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते तो चैट में लिखकर भेजो कितने स्पर्म बनते, बताओ मेल्स में क्या होता। 76% ने सही आंसरिंग भी की है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल्स में क्या होता? मेल्स में 1 प्राइमरी से 2 सेकेंडरी और उससे 4 स्पर्मेटिड यानी 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो 100 प्राइमरी से 200 सेकेंडरी और 400 स्पर्म्स और स्पर्मेटिड्स बनते। वेरी गुड, जो भी 400 आंसर दे रहा है। हाउ मेनी मेच्योर एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईच ओवरी ऑफ अ नॉन प्रेग्नेंट विमेन ईच ईयर? एक साल में बेटा कितने ओवम प्रोड्यूस होते हैं? एग्स मतलब सेकेंडरी oocyte मान लो आप। नॉन प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ओवम तो बना नहीं है, सेकेंडरी oocyte ही है। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, कितने लोग ये आंसर दे रहे हैं? ईच ओवरी, ईच ओवरी। बेटा एक ओवरी से तो 6 महीने होगा ऑल्टरनेट, और दूसरी ओवरी से 6 महीने होगा, तो एक ओवरी से 6 महीने। ये आप लोग फंसा 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 फंसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पलटू जनता पलटना नहीं है बेटा, पलटना कतई नहीं है, कभी नहीं पलटना। इनकरेक्ट यानी फॉल्स बताना है। प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में अटका रहता है। प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट होते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, वैसे प्राइमोडियल होता है। ग्रैन्युलोसा सेल्स में नहीं बेटा, हाँ रुको रुको, ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंड्स, प्राइमरी oocyte भी सराउंड करता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte था और सेकेंडरी oocyte को भी सराउंड करते हैं
टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो सभी करेक्ट है बेटा, एक भी रॉन्ग नहीं है। नन ऑफ दिस इज रॉन्ग। बोलो सही या गलत? है ना, नन ऑफ दिस इज रॉन्ग। फॉल्स पूछा है ना, और कोई पर्टिकुलर फॉलिकल का नाम तो दिया नहीं है। हाँ, तो दोनों को ही सराउंड करेंगे, सही है। 21% नहीं करेक्ट किया। क्यों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई करिए। बेटा ओवरी के अंदर टर्शरी फॉलिकल में क्या है जो सेकेंडरी में नहीं है, प्राइमरी में नहीं है? एंट्रम है बेटा, एंट्रम। कैविटी नहीं लगा सकते क्योंकि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ये, तो जनरल कैविटी नहीं है। ऊगोनिया तो है ही नहीं बेटा। टर्शरी फॉलिकल में तो सेकेंडरी ऊसाइट है। 85% ने करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इट्स अ PYQ, करिए ट्राई। अगेन इनकरेक्ट पूछा है, फॉल्स। मैच्योर टर्शरी फॉलिकल को ही ग्राफियन कहते हैं, सही बात है। अब बेटा इसको कायदे से सेकेंडरी ऊसाइट होना चाहिए। एनसीईआरटी ने डायग्राम में भी करेक्शन कर दिया है, इसे ओव्यूलेशन कहते हैं, तो मैं भी यहां पर यही कर देती हूं। ग्राफियन फॉलिकल से बेटा सेकेंडरी ऊसाइट निकलता है, ना कि प्राइमरी ऊसाइट। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, पहला पीरियड जब आता है प्यूबर्टी पर उसे मीनार्की कहते हैं। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी हो। फाइनल जब स्टॉप होता है तो मीनोपॉज कहते हैं। 70% ने करेक्ट आंसरिंग की है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, करिए ट्राई। यस, स्वाति, तन्वी, पल्लवी, ऋषिकेश, अमन, बिल्कुल सही आंसर्स हैं बेटा। विनय, वेरी गुड। सुमन, हिंदुस्तानी जिगर, खुशबू। पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कब होता है? प्राइमरी ऊसाइट में पहला मियोसिस कंप्लीट होता है और टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये काम होता है। सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में अटका हुआ ही रहता है। 40% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए ट्राई। जर्म सेल्स इन फीमेल गोनाड मतलब ओवरी, एंड मेल गोनाड मतलब टेस्टिस, इसमें मियोसिस हो रहा है एक साथ। तो कितने ओवा और स्पर्म बनेंगे? बेटा एक ऊगोनिया से एक ऊसाइड ओवम बनता है, बट एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो 1:4 का रेशियो होगा। 4:1 मत लिखना, पहले फीमेल पूछा है फिर मेल पूछा है, तो पहले फीमेल 1 और फिर मेल 4। 80% ने करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टी सेकेंडरी ऊसाइट है फीमेल में और 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है मेल में, तो क्या होगा? बेटा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और उन दोनों से 2 यानी 4 स्पर्मेटिड्स या स्पर्म बनते हैं। यानी एक सेकेंडरी ऊसाइट से 2 स्पर्मेटिड 2 स्पर्म्स बनते हैं, तो 50 से 100 स्पर्मेटिड या 100 स्पर्म्स बनेंगे। लेकिन फीमेल के अंदर 1 ओगोनिया से 1 प्राइमरी ऊसाइट, उससे 1 सेकेंडरी ऊसाइट, उससे 1 ओवम बनता है, तो 50 सेकेंडरी से 50 ही ओवा बनेंगे, तो 50 एंड 100। 65% ने सही किया है बेटा। अगर मैं यहां प्राइमरी कर दूं, अगर मैं यहां प्राइमरी लिख दूं तो आंसर क्या होगा? सेकेंडरी की जगह बताओ। 50 प्राइमरी लिख दूं तो बेटा 50 ऊगोनिया से 50 प्राइमरी ऊसाइट, 50 सेकेंडरी ऊसाइट, अभी भी 50 ओवा ही बनेंगे। लेकिन मेल्स में क्या होगा? 1 प्राइमरी से 2 सेकेंडरी और 4 स्पर्म्स बनते हैं, यानी 1 प्राइमरी से 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो 50 से 200 स्पर्म्स हो जाएंगे। आंसर चेंज हो जाएगा बेटा मेल्स के अंदर, फीमेल्स में तो सेम रहेगा, फीमेल्स में तो सेम रहेगा। ओ कहां गए क्वेश्चन यार मेरे?
मेरे क्वेश्चन कहां गए? कोई नहीं, मैं लिखवा देती हूं, लिख लो बेटा, लिखिए लिखिए प्लीज। अ फीमेल एजेड 30 ईयर्स, एक औरत है जिसकी उम्र है 30 साल, प्लीज लिखिए। और उसकी प्यूबर्टी आई है, प्लीज लिखो बेटा, एंड हर प्यूबर्टी एट एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र में उसकी प्यूबर्टी आई थी। लिखना है बेटा सबको, एड इन योर नोट्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस्ड। ओवा मतलब बेसिकली सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां लिखा नहीं है बेटा कि प्रेगनेंसी हुई है नहीं हुई है। अगर नहीं, कुछ भी नहीं लिखा ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा बेटा तो हम ये मानते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम ये मानते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं, 30, 192, 168 और 210। नोट करो बेटा, नोट करो, जिसको जाना है जाओ, नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। एड इन योर नोट्स, सॉल्व करो क्वेश्चन, ट्राई करो क्वेश्चन, कोशिश करो बेटा। यहां पे 30 साल की उम्र है और 16 साल की उम्र में प्यूबर्टी आई थी, यानी 14 साल से उसके रिप्रोडक्टिव पीरियड चल रहा है, यानी 14 साल हो गए हैं बेटा GnRH, FSH, LH ओव्यूलेशन होते हुए 14 साल हो गए हैं। 14 साल का मतलब है, अगर मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूं तो 168 महीने हो गए हैं, 168 महीने, 168 महीने। अब बेटा ध्यान से सुनो, हम तो ये मान रहे हैं कि उसके कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है क्योंकि दिया नहीं है। तो हर महीने प्यूबर्टी जब से स्टार्ट हुई है बेटा, हर महीने सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, हर महीने। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि बताओ फर्स्ट पोलर बॉडी कितनी बनी है, कितनी बनी है फर्स्ट पोलर बॉडी, आंसर दीजिए। और सेकेंड पोलर बॉडी कितनी बनी है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी बताइए बेटा। हर महीने जब से प्यूबर्टी आई, यानी 168 मंथ्स से हर महीने टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी oocyte बन रहा है, पहली पोलर बॉडी भी बन रही है। दिस इज द आंसर। और क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो 0 सेकेंड पोलर बॉडी बनी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। चलो आओ एक क्वेश्चन और करो, लिखो नोट्स में। अगेन एक लेडी है, एक फीमेल है, उसकी उम्र 32 साल है, उसकी उम्र है 32 साल और उसके प्यूबर्टी आई है वही 16 साल की एज में, प्यूबर्टी एट 16 इयर्स ऑफ एज। प्लीज नोट करो बेटा, मेरे साथ साथ लिखिए। शी हैज 1 चाइल्ड, एक चाइल्ड है उसके। कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल पोलर बॉडीज फॉर्म्ड, पोलर बॉडीज फॉर्म्ड। करो बेटा, ट्राई करो। 32 साल की उम्र है, 16 साल में प्यूबर्टी आई थी, एक बच्चा है, टोटल पोलर बॉडीज बतानी है। नहीं आएगा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सीखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग चलाना सीखना है अपने को। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम ये तो समझ गए हैं कि अगर 32 इयर्स की अभी है, 16 साल में प्यूबर्टी आई है, यानी 14 साल से उसका रिप्रोडक्शन फेज चल रहा है। अगर मैं मंथ्स में मल्टीप्लाई करूं तो 168 महीने हो गए हैं। ये तो बात मैं समझ गई हूं बेटा। हर महीने सेकेंडरी oocyte बना है,
यानी कितने सेकेंडरी oocyte बने हैं? 168 आंसर होगा अगर पूछ लिया। और हर महीने पोलर बॉडी भी बनी है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी हर महीने बनी है, यानी 168 बनी है। कुछ भी पूछ सकते हैं। सेकेंडरी oocyte भी हर महीने बना है, पहली पोलर बॉडी भी हर महीने। नहीं बेटा, एक मिनट, वो 14 साल था। सॉरी, ये तो 16 साल हो जाएगा ना बेटा। एक मिनट, 32 साल की उम्र है। सॉरी, 16 साल हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये तो 192 मंथ्स हो गए। सॉरी, माय मिस्टेक, 192। अब कायदे से तो आपको क्या लिखना चाहिए कि हर महीने सेकेंडरी oocyte बना है, हर महीने पहली पोलर बॉडी बनी है, पर कहानी में ट्विस्ट है क्योंकि उसके एक बच्चा है बेटा, उसके चाइल्ड है। मतलब जब ये प्रेगनेंसी हुई होगी तो 9 मंथ्स तो उसकी प्रेगनेंसी होगी बेटा, और 6 महीने उसने दूध पिलाया, लैक्टेशन। बेटा जब प्रेगनेंसी होती है उस समय पर न्यू फॉलिकल डेवलप नहीं होता, उस समय पर oogenesis नहीं होता, उस समय पर सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, ओवम कुछ नहीं बनेगा, वो जो 9 महीने हैं। और जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है तब भी, मैं सिखाऊंगी आगे, तब भी फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि हम नहीं चाहते इतनी जल्दी लेडी दोबारा प्रेग्नेंट हो। तो वो एक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, गर्भ निरोधन का काम करता है, तो उस समय पर भी फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। FSH LH सप्रेस रहते हैं जब प्रोलैक्टिन हाई होता है, ताकि जब बेबी बहुत छोटा है तो कहीं मां दोबारा प्रेग्नेंट ना हो जाए और उस बच्चे की केयर प्रॉपर हो सके। ये नेचर का तरीका है। तो अगर एक चाइल्ड है, यानी 15 महीने ऐसे हैं, टोटल 15 मंथ्स, जब उसके नो फॉलिकल डेवलपमेंट एंड नो ओव्यूलेशन हुआ है, नो ओव्यूलेशन, एक प्रेगनेंसी जब हुई तब, यानी बेटा 15 महीने तक वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ही नहीं थी, यानी ये हो गया अपना 177 मंथ्स। तो बेटा 177 मंथ्स जो बचे, उसमें तो हर महीने फॉलिकल डेवलप हुआ, उसमें हर महीने सेकेंडरी oocyte बना, उसमें हर महीने पहली पोलर बॉडी भी बनी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? इस समय पर बेटा कोई ओव्यूलेशन नहीं हुआ, कोई फॉलिकल डेवलप नहीं हुआ, कोई सेकेंडरी oocyte नहीं बना, कोई पोलर बॉडी नहीं बनी, ना फर्स्ट ना सेकेंड, 15 महीने। ठीक है? कितने लोग ये आंसर बोलते हैं? अब ध्यान से सुनो, ये सही बात है कि 15 महीने सेकेंडरी oocyte नहीं बना, 15 महीने पहली पोलर बॉडी नहीं बनी थी, यानी 177 मंथ्स सेकेंडरी oocyte बना, 177 मंथ्स पहली पोलर बॉडी भी बनी। और बेटा वो जो एक महीना, इसी 177 में से वो महीना जिस महीने प्रेगनेंसी हुई, स्पर्म एंट्री हुई, सेकेंडरी oocyte से ओवम बना और एक सेकेंड पोलर बॉडी भी तो बनी, 1 सेकेंड पोलर बॉडी भी तो बनी उस महीने, एट फर्टिलाइजेशन मंथ। जिस महीने प्रेगनेंसी ठहरी बेटा, उस महीने एक सेकेंड पोलर बॉडी भी तो बनी। हमसे टोटल पोलर बॉडी पूछा है, अगर फर्स्ट पोलर बॉडी पूछते कितनी बनेंगी फर्स्ट पोलर बॉडी, तो आंसर ये हो जाता, पर हमसे टोटल पूछा है, टोटल, ये आंसर होगा। आनंद आ गया? मजे आ गए बेटा? शानदार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। हर महीने सेकेंडरी oocyte बनेगा, हर महीने पहली पोलर बॉडी बनेगी, एक्सेप्ट एक प्रेगनेंसी अगर हुई है तो 15 महीने ये सब नहीं होता है।
और जिस मंथ प्रेगनेंसी हुई है उस मंथ एक सेकंड पोलर बॉडी भी बनी है। अगर सेकंड पोलर बॉडी पूछते तो 1 आंसर होता, फर्स्ट पोलर बॉडी पूछते तो 177 आंसर होता, पर टोटल पूछा है। आओ आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करवाती हूं आपको, ये भी आप लिखेंगे मेरे साथ नोट्स में। सेम एज अबव बट 2 चिल्ड्रन। एक लेडी है 32 साल की, 16 साल में उसके पीरियड्स आना शुरू हुए हैं, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। चलो अब मुझे आंसर निकाल के दिखाओ, मुझे आपके आंसर्स चाहिए। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, मुझे आपके आंसर्स चाहिए। मजे आ गए? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। शादी करा दिया आज हमने, बैंड बाजा बारात बजवा दी है। बेटा 32 साल की उम्र में है अभी, 16 साल की उम्र में पीरियड्स आए थे, यानी 16 साल रिप्रोडक्टिव एज है, 12 से मल्टीप्लाई करा यानी 192 मंथ्स हो गए हैं। लेकिन 2 बच्चे हैं बेटा, 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन। एक बच्चे के लिए 15 महीने, दूसरे के लिए भी 15 महीने, 30 महीने ऐसे थे जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती थी। यानी वो रिप्रोडक्टिव कितने टाइम थी, माइनस कर दो 162 मंथ्स, 162 मंथ्स तक, 162 मंथ्स। इस 162 मंथ्स तक हर महीने सेकेंडरी oocyte बना, हर महीने सेकेंडरी oocyte बना, हर महीने फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनी, और 2 बार सेकेंड पोलर बॉडी बनी है बेटा, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बच्चे हैं बेटा, तो जब जब दोनों प्रेगनेंसीज हुई होंगी उस महीने में ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी भी बनी थी। तो हर महीने 162, हर महीने 162 सेकेंडरी oocyte पहली पोलर बॉडी बनी, पर सेकेंड पोलर बॉडी 2 बनी है, यानी टोटल 164 पोलर बॉडीज। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, टोटल पोलर बॉडीज। शानदार, मजे आ गए सबको? यस ईशा परफेक्ट आंसर है, यस तन्वी बिल्कुल सही आंसर है, जिरकॉन, हर्ष क्या बात है यार, बहुत टफ क्वेश्चन है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। संजना, मौजूर, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज की क्लास बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हमने फॉलिकल डेवलपमेंट oogenesis को कंप्लीट किया, हमने हीरोइन बनाई, हीरो बनाया, माता पिता ने उनके लिए घर बनाया, अगर शादी नहीं होती तो सब रोते खून के आंसू, मेंस्ट्रुएशन की बात करी, लेकिन शादी हो गई है तो घर में आ गए हैं। हमने ये भी बात करी HCG क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जो आउट ऑफ NCERT हैं बट कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं। आई होप आपको सबको मजे आ गए हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस करे। आओ चलो जरा आपका लीडर बोर्ड दिखा देती हूं, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे थे। सो आज हमने 29 क्वेश्चंस करे हैं। सूर्या 28, वेल डन सूर्या। सरफराज, रिमझिम, प्रियंका, वॉत, शालिनी, हितेश, रितेश, दीपांशु, अर्श, बहुत 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 बढ़िया। मेरे सभी नादान परिंदों को वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और जो मैंने आपसे कहा था कि बच्चों की सबसे अच्छी बात होती है वो रुकते नहीं हैं, वो गिरते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, बस यही रेजिलियंस आपको भी रखना है। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई नादान परिंदों। नेक्स्ट वीक मिलेंगे, टाइम वेस्ट मत करना बेटा, संडे को रिवीजन जरूर कर लेना। संडे को आपको अभी तक के जो लेक्चर 1 to 5 है उसको रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, और साथ में आपको पॉडकास्ट जो है बेटा बायोमॉलिक्यूल्स का, वो मंडे को रिवाइज करना है, ये होमवर्क करना है। और ट्यूसडे को बेटा पॉडकास्ट के थ्रू एनिमल किंगडम को रिवाइज करना है। संडे को फुल टेस्ट है, कोई बात नहीं है बेटा,
टेस्ट दे के आओगे, 5 बजे टेस्ट खत्म होगा, थोड़ा रेस्ट करोगे, थोड़ा इंजॉय करोगे, 8 बजे से तो पढ़ने बैठोगे। अगर नहीं बैठ रहे हो तो बहुत बुरी बात है बेटा। संडे को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, संडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी आपने सब लेक्चर्स तो अच्छे से पढ़े ही हैं, रिवाइज करने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। मुझे जरूर ऐप पर अपने डाउट्स भेज देना, मैं संडे तक सॉल्व कर दूंगी। एंड मुझे फीडबैक देना कैसा लगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के, आज की क्लास कैसी लगी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार होगा, 2 मिनट लगेंगे, मैं सबको रीड करूंगी। सो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच।